सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में जेई एडवांस 2025 पेपर 2 में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व किया था। उसके आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता है, तो और इसका रेडियस दिया है, मास दिया है, चार्ज दिया हुआ है। तो देखो, कंडक्टिंग है तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ आता होगा? सरफेस पे आता होगा। ठीक है, फिर स्फीयर जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देन हमसे पूछा जाता है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो देखो, बात करें अगर एंगुलर मोमेंटम की, तो वो तो हमको ऑलरेडी पता है। इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता होगा वो होता होगा क्या? 2/5 mr² ओमेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम। अब इसके ऊपर मुझे इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखना है। तो आपको अच्छे से याद होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है Q/2m मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ जो मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा वो चार्ज का लिखूंगा, एंड पूरा का पूरा जो चार्ज था वो सरफेस पे अपियर हो रहा था, अंदर नहीं था, है ना, क्योंकि कंडक्टर है ये। तो जो चार्ज का एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा चार्ज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। तो आई थिंक हमारा आंसर आ चुका है। ये 2 से 2 गया, देन ये आया Q/2m टाइम्स 5/3। ठीक है, तो 5/3 अपना आंसर हो जाएगा, है ना। यही पूछा है Q/2m का कितना मल्टीपल है, तो इसका आंसर हो गया 5/3। हम क्या रिपोर्ट कर सकते हैं? 5/3 को 1.67। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक हाइड्रोजन एटम था जो कि इनिशियली रेस्ट पे था और अपने ग्राउंड स्टेट में था, और इसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया जिसका फ्रीक्वेंसी v1 था, और ऐसा करने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन है भाग गया। कितनी एनर्जी के साथ? 10 की एनर्जी के साथ। इसका यही मतलब है कि जो फोटोन है वो इतनी एनर्जी लेकर के आया होगा, है ना। इसका ये मतलब हुआ पहले स्टेटमेंट का। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि फिर ये जो इलेक्ट्रॉन भागा था ये किसी पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन हुआ। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और मास जो है इलेक्ट्रॉन जितना होता है। और तो ये इलेक्ट्रॉन जो भागा, इसने पॉजिट्रॉन के साथ मिल करके एक पॉजिट्रोनियम एटम बना लिया ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, और फिर से इसने कुछ फ्रीक्वेंसी एमिट किया, कुछ रेडिएशन एमिट किया, फोटोन एमिट करता है ये, और कहता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टिंग पॉजिट्रोनियम एटम मूव्स विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। इसको प्रोसेस करो। आप ऐसे सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन भागा था ये कितनी एनर्जी के साथ भागा था? ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ भागा, और ये जाके भिड़ता है एक पॉजिट्रॉन से, और मिला के ये बना लेते हैं एटम। अब देखो, जो पॉजिट्रोनियम का मास होता है और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो सेम होता है। इसका ये मतलब है कि अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूम सकता। अब क्या होगा? ये जो पूरा सिस्टम होता होगा ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, क्योंकि दोनों का मास क्या है? बराबर है। तो ये ऐसे घूमते होंगे अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, हमेशा डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट में रहेंगे। और इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी मूव करता है फाइनली विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी है। तो सिंपल मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूँ, है ना। कहाँ पे? ये यहाँ पे। तो जो LHS है वहाँ पर जो एनर्जी है वो 10 है। RHS की बात करूँ तो ये एटम के ग्राउंड स्टेट का एनर्जी मुझे लिखना पड़ेगा, और प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा विच इज़ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसका जो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 13.6 का आधा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो अच्छे से तो ये वाले एटम में रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ जो टोटल एनर्जी आती है वो आती है -13.6 इंटू μ/m, और म्यू जो है सबको पता है यहाँ हो जाएगा m1 m2 बाय m1 + m2। तो जब इस म्यू का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये -13.6/2 आएगा। ये टोटल एनर्जी है पॉजिट्रोनियम एटम की ग्राउंड स्टेट वाली। यहाँ माइनस लिखना भूल गया था, लगा दिया। ठीक है, ऐसा हुआ। तो ये था इनिशियल एनर्जी, यह है फाइनल एनर्जी। और कुछ रेडिएशन भी इसने एमिट किया, तो वो लिखा मैंने। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो ये
फोटोन की एनर्जी है वो आ जाएगी कितनी, 13.6 का आधा कितना होगा, 6.8 है ना, तो ये आ जाएगा कितना, 11.8 ऐसा होगा। और जो ये HV1 था ये कितना था, ये था 23.6। तो ये हमसे पूछता क्या है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है इट इज़ गिवन दैट द पॉजिट्रॉन हैज सेम मास। अच्छा, इसको लगा कि जो ऑडियंस है उसको नहीं पता होगा। कितने अच्छे हैं जेई एडवांस वाले, है ना। बाकी ये बच्चों को पता होना चाहिए कि पॉजिट्रॉन का सेम मास होता है, और क्या कहता है, सेंटर ऑफ मास के आउट घूमता है। कितने भले इंसान ने क्वेश्चन बनाया, देखो सब उसने दे दिया। उसको पूरा भरोसा था कि बच्चे को ये सब पता ही नहीं होगा, है ना, इस वजह से उसने सब कुछ लिख के दे दिया। तो कहता है कि द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज ऑफ द फोटॉन्स बताओ, है ना, मतलब इसका और इसका डिफरेंस पूछा है बस। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 23.6 माइनस 11.8। तो कैरी बोरो करके बेशर्मी के साथ माइनस करता हूँ मैं, तो ये आएगा 11.8। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11.8। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है, वीटी ग्राफ दिया हुआ है और कहता है दो एडियाबैटिक हैं और दो आइसोबारिक हैं। तो आइसोबारिक तो हम पहचान लिए, ये वाले आइसोबारिक होते होंगे, है ना, और जो बाकी के दो दिखाई दे रहे हैं वो एडियाबैटिक हुए। फिर वॉल्यूम्स दिए हुए हैं अपन को 3 लोकेशंस के। कौन सी 3 लोकेशंस हैं वो, W X Y, कहाँ कहाँ है, ये रहा W, ये रहा X, ये रहा Y, और टेम्परेचर दिया हुआ है इनडायरेक्ट वे में W का। तो देखो मैंने लिखा एट W PW VW इज इक्वल टू NRTW। तो यहाँ से मुझे PW पता चल जाएगा जो कि होता होगा NRTW बाय VW। ठीक है, और जो NRTW है वो 1 दिया हुआ है और VW कितना दिया है, 64 दिया हुआ है। तो ये प्रेशर एट W आ गया। अब ये यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ देखो, डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी वजह से 10⁻⁻⁶ आना चाहिए। तो ये प्रेशर आ गया W पे। ठीक है, अब देखो जो W से X है वो कैसा प्रोसेस है, वो एडियाबैटिक है। तो हम अच्छे से जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं TV पावर Γ-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर TW VW इज इक्वल टू TX VX पावर Γ-1, ऐसा कुछ लगा था। तो टेम्परेचर हमको कहीं का पता है क्या, हाँ TW का हमको पता है, तो इसको ऐसे ही रहने दिया। VW की बात करें तो वो कितना दिया हुआ है, 64। Γ-1 बनेगा 2/3, मोनोटॉमिक गैस है तो मोनोटॉमिक का गामा क्या होता है, 5/3, तो 5/3 -1 हुआ 2/3। फिर लिखूंगा TX और VX कितना है, VX है 125, अगेन पावर 2/3। तो यहाँ से देख सकते हो मुझे TX पता चल गया जो कि आ रहा है TW टाइम्स 4/5 का स्क्वायर, ऐसा हुआ। तो ये मुझे टेम्परेचर पता चल गया X का। फिर अगर देखो X का टेम्परेचर पता चल चुका है तो मुझे Y का टेम्परेचर पता चल जाएगा, क्योंकि जो X से Y है वो तो कांस्टेंट प्रेशर है। तो प्रेशर कांस्टेंट का ये मतलब है कि अगर वॉल्यूम को मैं डबल करूंगा तो जो टेम्परेचर होता होगा वो भी डबल हो जाता होगा, अकॉर्डिंग टू PV इक्वल टू NRT, है ना। देख सकते हो P कांस्टेंट है, इसको डबल करूंगा वॉल्यूम को तो टेम्परेचर अपने आप डबल हो जाएगा। और देख सकते हो कि X से Y में वॉल्यूम डबल ही तो हुआ है ना, देखो 125 का 250 हो गया। इसका ये मतलब है कि मैं बोल सकता हूँ कि TY इज इक्वल टू 2 टाइम्स TX होता होगा। ठीक, अब हमसे पूछा जाता है डेल्टा Q। तो डेल्टा Q के लिए मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा NCP डेल्टा T। N की जगह N रहने दिया, CP होता है 5/2 R, और डेल्टा T हो जाएगा Y का टेम्परेचर माइनस X का टेम्परेचर, मतलब कि TX हो जाएगा। ठीक है, 2TX माइनस TX ऐसा हुआ। अब यहाँ पर वैल्यू रखना है बस। तो ये 5/2 को मैंने अलग किया, NR लिखा, और जो TX है वो देखो यहाँ कैलकुलेट करके रखा है जो कि होगा TW टाइम्स 16/25। अब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, इसका जो वैल्यू था वो तो 1 था, तो ये बनेगा 5 जा 25 एंड 2 8 जा 16, तो अपना आंसर इसका 8/5 आएगा। ठीक है, 8/5 मतलब कि कितना, हम इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे 1.6। ठीक,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है जो कि R1 डिस्टेंस पे है। वैसे R1 आपको याद हो शायद, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रटवाया जाता है। और अगर याद नहीं भी है तो भी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि शायद रेशो की बात कर रहा है आगे जाके, है ना। हाँ या रेशो नहीं भी पूछा, सॉल्व करके देखते हैं। तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है जो कि फिक्स डिस्टेंस R1 पे होती है, और एक और कोई दूसरी सैटेलाइट होती है उसी प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में, और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसका R2। तो देखो, एक बात तो अपन सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होता था, मतलब ओमेगा स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होता होगा। तो देख सकते हो अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया गया है, नहीं डिस्टेंस कम कर दिया गया है, ये इसको अपन ऐसा पढ़ेंगे R2 इज इक्वल टू R1 बाय 1.21 विच कैन बी रिटन एज 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस को कम कर दिया गया है ना, तो ओमेगा बढ़ गया होगा। तो ओमेगा स्क्वायर कितने टाइम्स हो गया होगा, ये 1.1 का क्यूब टाइम्स हो गया होगा, ऐसा हुआ होगा। गड़बड़ कर दिया मैंने, है ना। फिर से लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³ ठीक है। तो अगर रेडियस को 1 बाय इतना टाइम किया है तो हम बोल सकते हैं कि जो ओमेगा है वो 1.1 का स्क्वायर पावर 3/2 टाइम्स हो गया होगा, ठीक है। अब ये पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 2 से 2 उड़ाओ, और ये जो 1.1 है इसको लिखो 1 + 0.1 और फिर बाइनोमियल लगा दो। 1 + 0.1 ये बाइनोमियल लगा दो, ये पावर इधर आ जाती है, आपको पता होगा, कई बार हमने यूज़ किया है। तो ये इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 1.3। तो 1.3 टाइम्स हो चुका है। अब 1.3 को अप्रॉक्स में सोच रहा हूँ 4/3 मान लूँ थोड़ा इजी पड़े। तो ये ओमेगा 2 होता होगा। ओमेगा 2 जो है वो 4/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 होता होगा, ठीक। अब ये हमसे क्या पूछता है, कहता था टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड सैटेलाइट एज मेजर्ड फ्रॉम द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। तो ये हमसे बेसिकली ये पूछना चाहता है 2π/ω1 - ω2। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देंगे कि जो दूसरी वाली सैटेलाइट थी उसका रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में था, तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, बात समझ में आती होगी। तो फिर वैल्यू रखा मैंने ω1 + ω2, एंड ω2 को क्या बोल सकता हूँ 4/3 ω1, ठीक। तो ये बन गया क्या 2π/ω1 डिवाइडेड बाय 7/3। और ये आपको अच्छे से पता है, यही तो 24 आवर्स होगा। तो अपना आंसर हो जाएगा 24/7/3। आंसर हमसे 24/p के फॉर्म में पूछा गया था, ठीक है। तो ये जो 7/3 है यही p होगा। तो इसमें जो हम अपना आंसर रिपोर्ट करेंगे वो 7/3 होता होगा, और 7/3 मतलब कि लगभग 2.33, ठीक। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आ गया होगा, मिटा दे रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, कहता था लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स आर थर्मली आइसोलेटेड, ठीक है, मतलब कि यहाँ से हीट बाहर नहीं जा सकती। फिर इनका टोटल लेंथ L है और इनको सेपरेट किया जाता है एक थर्मली कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन के साथ। ये कंडक्टिंग है, मतलब इधर का हीट इधर और इधर का हीट इधर जा सकता है ठीक। फिर क्या कहता है कि लेफ्ट में जो है वो 3/2 नंबर ऑफ मोल्स हैं और राइट में 1 मोल है। स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो ये रहा। इसको मैं बोल सकता हूँ कितना, इसको मैं बोल सकता हूँ 0.4 L, ये इसका नेचुरल लेंथ है। और कहता है कि फाइनली जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो पिस्टन L/2 डिस्टेंस पे होती है। L/2 मतलब 0.5 L, ठीक। तो बताओ एक्सटेंशन कितने का हुआ स्प्रिंग में, 0.1 L का, है ना। मतलब यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो ऐसा फोर्स लगाता होगा kx का, और x कितना है 0.1 L, 0.1 L मतलब L/10। तो इतना फोर्स स्प्रिंग से आता होगा। फिर यहाँ से ये वाली गैस कुछ प्रेशर लगाती होगी, प्रेशर इनटू एरिया, और ठीक वैसे ही यहाँ से भी एक फोर्स आता होगा।
दोनों फोर्स लिख लेते हैं। तो लेफ्ट से जो फोर्स आता होगा जो कि प्रेशर इंटू एरिया होता होगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो प्रेशर इंटू एरिया, अब प्रेशर लिखूंगा जो कि मैं लिखूंगा एन आर टी बाय यहाँ का वॉल्यूम। तो इस तरफ का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो होगा ए इंटू एल बाई टू। वैसे ही इस तरफ से जो फोर्स आएगा वो भी प्रेशर इंटू एरिया होगा। तो देखो मैंने एरिया पहले लिख दिया, देन अब प्रेशर लिखने जा रहा हूँ जो कि होगा एन आर टी बाय वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ए एल बाई टू। अब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगा दो, नेट फोर्स जीरो कर दो, सिंपल है ना। तो नेट फोर्स जीरो नाम पे क्या लिखोगे, लिखोगे के एल बाई टेन लेफ्ट में लगा प्लस ये वाला फोर्स जिसमें ए कट जा रहा है और ये आ रहा है कितना, टू आर टी बाई एल। ये भी लेफ्ट में लगा और ये बैलेंस करते होंगे इस फोर्स को। ये कितना होगा, ये हो जाएगा थ्री आर टी बाई एल। ठीक है, तो यहाँ से हमको आर टी बाई एल पता चला। आर टी बाई एल कितना हुआ यहाँ से, के एल बाई टेन हुआ। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा है कि राइट वाले कंपार्टमेंट में क्या प्रेशर होता होगा। तो बड़ा सिंपल है, यही तो लिखा है ना राइट वाले कंपार्टमेंट का प्रेशर। तो इसी को बस सॉल्व कर लो। तो ये था कितना, ये था टू आर टी बाय ए एल, ऐसे ही था। आर टी बाई एल का वैल्यू हमको पता चल चुका है जो कि है के एल बाई टेन। ए की जगह ए रहने दिया, तो ये अपना आंसर आ गया इसका कितना, 0.2। देख सकते हो 2/10 दिख रहा होगा यहाँ पे, 2/10, मतलब कि इसका जो आंसर हम रिपोर्ट करेंगे वो होगा 0.2। ये इंटीजर्स नहीं थे क्या, मतलब इंटीजर्स होने चाहिए थे ना ये। अच्छा नहीं, ये कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि राउंड ऑफ करके देना है आगे 2 डिजिट तक। इस चीज़ का भी ध्यान रखना था। तो मैंने आगे की 2 डिजिट का ध्यान नहीं रखा है, हाँ आप देख लेना। कहीं कहीं मैंने एक ही डिजिट में आंसर दिया है, जैसे कि 11.8 दिया था कहीं पे मैंने। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये YDIC का प्रॉब्लम है और ऐसा लग रहा है शायद शिफ्ट पूछा होगा। In a YDIC experiment, a combination of two glass wedges A and B having refractive index फलाना ठिकाना respectively are placed in front of the slits as shown in the diagram. फिर सेपरेशन जो है वो दिया हुआ है 2 और इनकी थिकनेस दी हुई है 12। स्क्रीन तक का डिस्टेंस भी 2 दिया हुआ है और ये लेंथ भी दी हुई है जो कि 1 मिलीमीटर है। तो एक बात ये अच्छी हुई कि ये हमको पता है और ये भी हमको पता है और ये भी पता है। मतलब कि अगर मैं इस वेज को बस ढंग से बनाऊं तो इस वेज में ये जो है ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो वर्टिकल डायमेंशन का 3 गुना होता होगा, है ना, 3 टाइम्स होता होगा ये हमेशा। बाकी देखने में नहीं लग रहा है ऐसा, ढंग से बनाऊँ तो ऐसा कुछ डायग्राम बनना चाहिए, ऐसा कुछ, तब जाके 3 गुना दिखेगा। लेकिन जगह नहीं है इतनी, आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये वाला जो डायमेंशन रहेगा ना, ये वाला, ये इस वाले का हमेशा 3 गुना रहेगा, ये अपन याद रखते हैं अभी से। ठीक, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हम बोल सकते हैं कि अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये 3 होता होगा। ठीक वैसे ही इस उल्टे वेज के लिए भी बोल सकता हूँ कि अगर ये 1 है तो ये 3 होता होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये 3 है तो ये जो बाकी का बचा हुआ है ये कितना होता होगा, ये बाकी का बचा हुआ 9। और वैसे यहाँ पर ये बाकी का बचा हुआ भी क्या होता होगा, 9। तो मान लेता हूँ इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, उस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। फिर कहता है दैट ड्यू टू द कॉम्बिनेशन सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं करने जा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये ऊपर वाले हिस्से का शिफ्ट अलग लिखूंगा, नीचे वाले हिस्से का शिफ्ट अलग लिखूंगा और दोनों शिफ्ट्स को माइनस कर दूंगा। ठीक है,
क्योंकि ऊपर वाला ऊपर खींचना चाहता होगा, नीचे वाले नीचे। ठीक है, तो मैं शिफ्ट लिखने जा रहा हूँ। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता था? शिफ्ट का फॉर्मूला होता था म्यू माइनस वन टी डी बाई डी, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो एक बार लिखा टी का वैल्यू मैंने 3, किसकी वजह से लिखा मैंने शिफ्ट? ये इस हिस्से की वजह से, प्लस म्यू2 - 1 इंटू टी डी बाई डी, ये मैंने शिफ्ट किसकी वजह से लिखा? इस हिस्से की वजह से। मान के चलते समझ में आ रही होंगी बातें। तो ये ऊपर का शिफ्ट हो गया, माइनस करूंगा नीचे का शिफ्ट, यहाँ पर जो शिफ्ट आएगा। तो अब फटाफट लिखने जा रहा हूँ, अब तो समझ गए होगे। म्यू1 - 1 इंटू 9 डी बाई डी प्लस म्यू2 - 1 इंटू 3 डी बाई डी। अब यहाँ पर कुछ कॉमन हो सकता है क्या? म्यू1 - 1 कॉमन है, तो लिखा मैंने म्यू1 - 1, और जब मैं इनको माइनस करूँगा 1 - 2, तो ये बनेगा -6 डी बाई डी। और अगला क्या आएगा? म्यू2 - 1 अगेन 6 डी बाई डी। तो अब देख सकते हो 6 डी बाई डी कॉमन हो गया, और यहाँ बचेगा म्यू2 - म्यू1। अब 6 डी का वैल्यू कितना था? डी का वैल्यू 2 था, कैपिटल डी का वैल्यू भी 2 था, और म्यू2 - म्यू1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस 0.2 है, देख सकते हो। तो इसका आंसर अपना आ गया 1.2 मिलीमीटर में आया होगा। तो इसका जो आंसर है अपन रिपोर्ट करेंगे 1.20 मिलीमीटर। ठीक, देन आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए जगह ही नहीं है। रुकना, हाँ पहले मैं जगह बनाऊँ, उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजिया। चलो, तो क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है एक विस्कस मीडियम में एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो मान लिया इनिशियल वेलोसिटी u है, जो कि दी हुई है वैसे तो, और 60 डिग्री पे लॉन्च किया। फिर कहता है इट एक्सपीरियंस अ विस्कस ड्रैग ऑफ इतना, मतलब विस्कोसिटी वाला फोर्स है वो जो 6 ईटा पाई आर वी वाला फोर्स होता था, वही फोर्स है। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v होगा, तो इस पर जो फ्रिक्शन होता होगा वो इस डायरेक्शन में लगता होगा c इंटू वी। ठीक, ये एंगल को मैंने थीटा मान लिया। फिर आगे बढ़ता हूं, आगे कहता है कि द प्रोजेक्टाइल हिट्स अ वर्टिकल वॉल आफ्टर 2 सेकेंड। आगे जाकर के कहीं पर एक दीवार होती है और ये प्रोजेक्टाइल उसमें जाके भिड़ जाता है 2 सेकेंड के बाद। तो हमसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा जा रहा है वॉल का, मतलब कि हमसे ये पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो अगर मुझसे x पूछा जा रहा है तो शुरुआत में मेरा जो फोकस है वो x में ही रहना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं बात करूं x में, तो x में जो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स आएगा वो आएगा -cv cos थीटा, जो कि m dvx बाई dt के इक्वल होना चाहिए। ठीक, और अगर मैं बात करूं v cos थीटा की, सो इट इज़ नथिंग बट vx, है ना। तो ये बनेगा -cvx इज इक्वल टू m dvx बाई dt। और ये तो वही फेमस इक्वेशन बन गई है जो कि मैं कई बार बोला था आप लोगों को याद करने के लिए, याद कर लेना डायरेक्ट यूज आता है। तो बना -c/m इंटू वी एक्स। अरे वही इक्वेशन है, केमिकल काइनेटिक्स में चल रही होगी आजकल, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाली। तो इसको मैं इंटीग्रेट करने में टाइम वेस्ट थोड़ी करूँगा, है ना। इसका तो वैल्यू हमको पहले से याद होता है कि n इज इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। ध्यान से देखो, मैंने बोला कुछ और है, लिखा कुछ और है, जानबूझ के। ठीक, यहां पर जो भी आएगा वो Vx का इनिशियल वैल्यू आएगा। इनिशियल वैल्यू मतलब कि u cos 60, मतलब कि u/2, ऐसा हुआ। तो ये Vx आ गया। अब Vx को एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो x आ जाना चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट किया मैंने, तो बना u/2 e पावर माइनस c/m t डिवाइडेड बाय c/m
एक माइनस भी रहा होगा, फिर लिमिट्स भी रखनी पड़ेंगी 0 to t, तो वो माइनस यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अब इसमें लिमिट्स रखोगे तो ये बनेगा mu बाय 2c ब्रैकेट 1 माइनस ई पावर माइनस सी बाय एम इंटू टी, तो ये आया x। अब इसमें वैल्यूज़ रखनी बस, और कुछ नहीं करना। तो मास कितना था भाई, मास था 200 ग्राम, 200 ग्राम मतलब कि 0.2। u कितना था, u था 270, 2 की जगह 2, c था 0.1 शायद, हाँ 1 की जगह 1 माइनस ई पावर माइनस c का वैल्यू 0.1, मास का वैल्यू 0.2 और टाइम भी था 2। तो ये आ जाएगा कितना, ये तो गया पूरा, तो ये बना 270 ब्रैकेट 1 माइनस ई पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई ई, 1 बाई ई मतलब 1 बाई 2.7, तो ये आ जाएगा कितना 270 माइनस 100, तो आंसर हो जाएगा 170। तो मुझे लगता है क्या सारे सॉल्व हो गए, केमिस्ट्री आ गया इसके बाद। अच्छा नहीं, एक क्वेश्चन तो इसके नीचे छुपा हुआ है ना, तो चलो इसको मिटाता हूं मैं, है ना, मान के चलते ये तो आप समझ गए। तो ये है लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि एक ऑडियो ट्रांसमीटर होता है जिस पे रिसीवर होता है कुछ, और देख करके तो ऐसा लग रहा है ये ऑसिलेट कर रहे हैं बाय स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड। फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर 660 है तो द मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेरिएशन का क्या मतलब समझे, चेंज समझ रहा हूँ, वेरिएशन मतलब चेंज होता है, तो फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हो सकता है एज मेजर्ड बाय द रिसीवर। ठीक है, पहले तो यार हम इनकी स्पीड पता करें। अगर ये झूला झूल के एक दूसरे के पास आएंगे या दूर जाएंगे तो इनकी कुछ स्पीड होती होगी, जो कि मैं लिख सकता हूँ सिंपल √2gh से, और h जो है वो ये वाली हाइट होती होगी। ठीक है, अब ये अगर ये l है तो ये l cos थीटा हुआ, तो h होता होगा l माइनस l cos थीटा, और आई थिंक इसी के लिए cos थीटा इन लोगों ने दे के रखा है। तो बनेगा v इज इक्वल टू √2g, l का वैल्यू 8 है, और 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस 0.9 मतलब कि 0.1, तो ये 4 आ गया। ठीक, तो होता ये होगा कि ये कभी एक दूसरे के पास आते होंगे और कभी एक दूसरे से दूर जाते होंगे, ऐसे। तो जो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनते होंगे, अब यहाँ आ जाओ, भूल जाओ उसको, तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनते होंगे वो होती होगी f0 टाइम्स c प्लस वी बाय सी माइनस वी। ठीक, और जो ये मिनिमम सुनता होगा ये होता होगा f0 टाइम्स c माइनस वी बाय सी प्लस वी। तो यही डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है ना। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, मन में सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ मैं नहीं समझा रहा, कैलकुलेशन बहुत समझा दिया। ऊपर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ ये बनेगा। अब देखो जो c है वो तो 330 था, उसका स्क्वायर और ज़्यादा हो गया, तो c स्क्वायर के रेस्पेक्ट में v स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये नेगलेक्ट करोगे तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और c बचेगा, तो ये आ जाएगा 4f0 v बाय सी। अब वैल्यूज़ रखना है, f0 कितना दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी इसका 660 दिया हुआ था, फिर v 4 कैलकुलेट किया था और c दिया हुआ था 330, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32। ठीक, तो आई थिंक पेपर 2 हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। और यार पिछला वीडियो डाला था मैंने, किसी ने देखा ही नहीं, मतलब पता नहीं भगवान जाने लोग किस दुनिया में मगन है। और चलो ठीक है, जेई एडवांस वाला नहीं देखा, एक ओलंपियाड वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था, तो वो देख लेना है, ओलंपियाड वाला देखना हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।